हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR करियर इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि हम पहले पार्ट में यानी ट्रेनिंग ऑफिसर का जो पेपर कर रहे हैं 2016 का सॉल्यूशन, और जिसमें हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 75 क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है, जिसमें हमने 1 से लेकर 25 तक हमने क्वेश्चनों को हल किया था, जिनमें बहुत मज़ा आया था और एक लॉजिक भी चला CC, यानी उसमें हमें एक बहुत इम्प्रेस किया, मज़ा आया। तो हमने एक उसमें लॉजिक भी देखा था। आज हम जा रहे हैं 26 से आगे बढ़ेंगे और आज हम 50 तक पहुँचे थे, जिसके दूसरा पार्ट आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये एग्जामिनेशन है और अगली आपको पता होगा कि इसकी वैकेंसी भी आने वाली है। तो हम यहाँ से हल करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आप सपोर्ट करें। आपको बहुत कुछ इसके बाद हमने सोचा है कि ये 3 पार्ट होने के बाद NCL की जो पेपर हुआ था उसे भी हल करवाएंगे। तो आइए हम 26 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आइए लेट्स बी स्टार्टेड। तो हम 26 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को हल। तो आइए, तो क्वेश्चन है, अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो इंग्लिश में एक्चुअल में ये है कि सब ITI वाले हिंदी ही वाले होते हैं और हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं, इसलिए हिंदी में करवा रहा हूँ। और ये बाइलैंग्वेज है, तो बहुत हार्ड 2 लैंग्वेज जिसमें आपको अच्छा लगे आप हल कर सकते। तो हिंदी में ही करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट भी हिंदी में ही करवाया था, तो ये भी हिंदी में ही होगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करता है जब, यानी एक एलईडी ही होता है ना इसका, यानी लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसका फुल फॉर्म ही है प्रकाश उत्सर्जक। तो ये प्रकाश देता है, अलग अलग ये कलर में भी आया करते हैं। और फॉरवर्ड बाइस में इसकी जो यानी ये बनाए जाते हैं, ये 1.5 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट से लेकर ये 3 वोल्ट तक बनाए जाते हैं। तो ये फॉरवर्ड में ही काम करता है। अगर रिवर्स में इससे काम करोगे तो ये भाई साहब हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यानी ये खराब हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड वाइज में ही काम करता। ऑप्शन नंबर 1 बहुत बताऊं तो इसमें एक होती PIV रेटिंग, हर एक डायोड की निश्चित होती कि PIV रेटिंग क्या होगी, जिसका फुल फॉर्म होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज वो होती है जो एक डायोड रिवर्स वाइज में क्या कर सकता है, उसको यानी सहन कर सकता है। तो वो होती है इसकी 8 वोल्ट, क्या होती है 8 वोल्ट होती है। बनाया कितना जाता है 1.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक ये LED बनाई जाती है। क्या होती है 1.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक ये LED क्या होती है, बनाई जाती है। और याद रखोगे कि ये जो बनाई जाती है ये किसी अर्धचालक कंपाउंड पदार्थों से, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्षेत्र होता है, फील्ड रहती है, उसमें जरूर अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। अगला क्वेश्चन है 27 यानी 27वां क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग, यानी उद्देश्य क्या है, आप पर्पस क्या है लगा तो रहे हो। तो पर्पस एक होता है, क्योंकि अल्टरनेटर में भी ये लगाई जाती है। तो अल्टरनेटर में उद्देश्य होता है हंटिंग दोष को दूर करना, यानी लोड बढ़ने पर जो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है उसकी पूर्ति कर सके, इसमें भी उद्देश्य होते हैं। इसमें 2 उद्देश्य होते हैं। पहले तो तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, दूसरी इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हंटिंग दोष लगाते हैं, है ना, यानी हंटिंग बाइंडिंग लगाते, सॉरी हंटिंग यानी डैम्पर बाइंडिंग लगाते, यानी हंटिंग दोष को दूर कराने के लिए। और एक हम क्या करते हैं, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए करते। तुल्यकालिक मोटर क्या है, यानी रोटर की गति एंड स्टेटर की गति बराबर हो जाए वही कहलाती है तुल्यकालिक गति। यानी क्या हो जाए, यानी यानी दोनों की गति क्या हो जाए बराबर, की गति क्या हो जाए बराबर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में, इसमें आंसर की साथ में ही दी हुई है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, D राइट हो जाएगा। आइए अगला,
कि 28 आते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि 28 क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मशीन में इंटरपोल, यानी उद्देश्य ही पूछ लिया इसने। तो इंटरपोल क्यों लगा रहे हो आप डीसी मशीन में, क्या कर रहे हो? इंटरपोल यानी उद्देश्य क्या है, तो इंटरपोल कैसे लगाए जाते हैं, पहले तो ये होना चाहिए कि क्यों लगा रहे हो। तो प्रतिचुंबकन एक यानी एक दोष होता है जिसे हम दूर कराने के लिए लगाते हैं। ये एक्चुअल में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही होता है, चाहे आप डीसी मोटर में लगा लें चाहे डीसी जनरेटर में लगा लें। मगर अगर जनरेटर में लग रहा होगा तो आगे आने वाले पोल के समान होगा, और मोटर में लग रहा होगा यानी डीसी मोटर में लग रहा होगा तो पीछे आने वाले पोल के समान ही ये क्या होता है, लगा होता है, यानी लगाया जाता है। क्या इंटर पोल्स लगे होते हैं, यानी बाजू में ही, यानी जो बड़े पोल थे उनके बाजू में इंटरपोल लगा दिए जाते हैं, यानी इस टाइप से। यानी ये होगा, जैसे मान के चलो ये होगा बड़े पोल, तो इनके ही बाजू में ये छोटे से पोल कर देते और इन पे हो जाती है वाइंडिंग। ऐसे करके इन पे की जाती है वाइंडिंग। और ये उसको क्या होता है, कभी भी आर्मेचर रिएक्शन हो, एक्चुअल में आर्मेचर रिएक्शन होना, उसको दूर कराने के लिए लगाया जाता है। एक्चुअल में मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा था। आर्मेचर रिएक्शन जो होता है, एक होता है बीज चुंबकन, उस प्रभाव को दूर करने के लिए हम कौन सी लगाते हैं, तो उसको दूर कराने के लिए एक बाइंडिंग हम लगाया करते हैं, जिसे कहते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग, तो वो लगाते हैं। ठीक है, आइए अगला 29 क्वेश्चन कि बिजली की चोरी से बचने के लिए अलग अलग, आप पहले एनर्जी मीटर होती है ना घर में, जिनकी हमने बताया था कि KWH किलोवाट आवर्स में ली जाती है, तो उनका है कि भाई बिजली की चोरी से बचने के लिए आज डिजिटल आने लगे। पहले एनालॉग ही आती थी, एक सुई रहती थी जो चलती थी। आज LED एक डिस्प्ले होती है, यानी कि एक LCD वाली डिस्प्ले होती है जिस पे हमें दिखाई देते हैं। तो देखो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा मीटर की गति को सील कराना। बिल्कुल जो गति है उसी से चले, ना भागे ना बढ़े ना कम हो। ऊर्जा मीटर टर्मिनल को सील करना, क्योंकि वहां से है। ऊर्जा मीटर के बंद पूर्तिकर्ता फ्यूज उपबंधित रखने, यानी तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि हम सभी उद्देश्य देखते हैं। आप सभी के घर में ऊर्जा मीटर लगा ही होता है, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि आपके जहाँ से यानी सर्विसमैन, यानी जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन, द्वितीय डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वहाँ से जो आपकी लाइन आई, वहाँ से एनर्जी मीटर होता है, उसके बाद घर में जाती है सप्लाई, तो वहाँ से हम लेते हैं। 30वां क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर ब्रीदर्स में सिलिका जेल क्या, यानी सिलिका जेल में सिलिका जेली भरी होती है ब्रीदर्स में, जिसका शुष्क अवस्था में रंग कैसा होता है, तो कहा जाता है कि नीला होता है, और जब नमी सोख लेती है तो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, यानी हल्का नीला होता है फिर गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि क्या होता है कि जब लोड बढ़ता है तो उसके ये बाहरी वायु को अपने अंदर खींचने लगता है, खुद को शीतलन करने के लिए बाइंडिंग, और ऐसे में नमी अंदर चली जाती है, और आपको फिर पता है कि नमी से क्रिया कर लेगा हमारा कंडक्टर। तो उससे बचने के लिए हम सिलिका जेली करते हैं, तो ट्रांसफार्मर नमी प्रवेश को रोकने के लिए। तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर मेरे भाइयों सही हो जाएगा एग्जैक्टली कि यानी कौन सा है ये, दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी नमी से अंदर ना जा पाए। अगला क्वेश्चन आते हैं 31, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या। आपको पता है कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु होता है उदासीन, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नाभिक रहता है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते, मगर पता होगा कि 17 मिनट क्या होता है, 17 मिनट बाद ये खत्म हो जाता, क्योंकि ना इस पे न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं था, यानी 17 मिनट सिर्फ लगते हैं ये प्रभाव, इसलिए नाभिक को पॉजिटिव माना जाता है। पॉजिटिव है क्योंकि इस पे तो आवेश रहित है, न्यूट्रॉन उदासीन है, इसलिए। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर भार की बात करें तो भार में याद रखोगे कि 1845 गुना
प्रोटॉनों का भार होता है इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा। यानी एक तराजू पे हम प्रोटॉनों को रख दें और एक तराजू पर इलेक्ट्रॉन को रख दें तो हमें 1845 गुना क्या लाने पड़ेंगे, यानी 1845 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे जब हम इसकी भार की पूर्ति कर पाएंगे प्रोटॉनों की। यानी तराजू में 1845 भार रखना पड़ेगा। ऐसे अगर हम इसे लॉजिकली समझें जाने, है ना। यानी एक तराजू पर कोई मोटी है, यानी कोई मोटी अंटी है, एक पर पतली, तो हमें उस पतली वाली पे भार बढ़ाना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कहानी है। अर्धचालक सामग्री की चालकता क्या है, यानी कह रहा है ऐसे आप अगर जाते हो तो इनमें आप सीधा से ही, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ पे फॉरवर्डन एनर्जी पढ़ते हैं, फॉरवर्डन एनर्जी गैप पढ़ते हैं। तो चालक में तो शून्य होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यानी एक ऊर्जा जो हो रही वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो रही है। तो आपको अर्धचालक पता होगा कि ये चालक व क्या अचालक के बीच का ही इसमें सब गुण है। यानी चालक से इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है मगर अचालक से कम होता है। चालकता चालक से कम होती, अचालक से ज्यादा होती। यानी इनका जो टेम्परेचर रहता है वो होता है NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती, इंक्रीज होती, बढ़ती है। तो आप क्या कहोगे कि इसमें जितने भी गुण विकसित हैं, यानी कौन कौन से पदार्थ हैं अर्धचालक, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, तो इनमें जो गुण होते हैं वो चालक और अचालक दोनों के बीच के विकसित होते हैं, ना कि एक के हों, ये दोनों बीच का। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। लॉजिकली आप समझो इन चीजों को, क्या समझो, लॉजिकली समझो। अगला क्वेश्चन आते हैं 33वां 33। ब्रेसिज वेडिंग का अर्थ क्या है, यानी ब्रेसिंग वेडिंग का अर्थ क्या है। कम्यूटेटर सुना है, कम्यूटेटर किसका बना होता है, कई बार तो ये आ जाता है, तो कठोर कर्षित तांबा यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ये DC में ही तुम्हें ज्यादा मिलेगा और बड़े लेवल पे, क्योंकि इसमें फर्क वही, इसी पे अभी मैंने ऊपर बताया ना आर्मेचर रिएक्शन, तो इसी पे होता है। यानी जो दोष हो रहा है वो कम्यूटेटर पे ही हो रहा है। तो ब्रुसेस जो है यानी उस पे कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रुश का सरफेस का निर्माण, यानी एक कम्यूटेटर जितनी साइज का होगा उतना ही हम ब्रुश लगाएंगे, है ना। आप समझ रहे होगे कि जितना कम्यूटेटर, क्योंकि ब्रुश ही होगा जो आउटपुट देगा हमें। और देखो अगर जनरेटर में हम बात करें तो जनरेटर में हमारा कम्यूटेटर AC को DC में परिवर्तन करता है, AC टू क्या करता है, DC, और मोटर में DC टू AC करता है, यानी AC करता है। यानी दोनों गुण इसमें विकसित है कम्यूटेटर। और एक गतिशील, यानी जब ये घूमती है तभी काम करती है, ये ऐसी चीज है। तो बहुत कठोर कर्षित तांबे से बनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, आपको एंजॉय आ रहा होगा भाई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आने वाले समय में हम बहुत कुछ आपको पार्ट्स, कई पेपर हल करवाएंगे, थ्योरी के बेस्ट कॉन्सेप्ट, नॉन टेक्निकल एग्जाम के विभिन्न विगत एग्जाम जो हुए हैं उनके पेपर भी हल करवाए जाएंगे। तो आते हैं अगला क्वेश्चन 34 यानी 34वां। 3 फेज AC परिपथ के स्टार कनेक्शन में, एक तो जानते होंगे स्टार कनेक्शन में 4 वायर होते हैं, 3 यानी 3 RY भी होगा और एक न्यूट्रल भी निकलता है। स्टार कनेक्शन से ही न्यूट्रल निकलता है, ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो एक्चुअल में याद रखोगे कि इसमें लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, यानी लाइन धारा फेज धारा एक दूसरे के बराबर होती। लाइन वोल्टेज यानी कि क्या कहोगे, लाइन वोल्टेज क्या कहोगे, लाइन वोल्टेज यानी कि आप कहोगे कि लाइन वोल्टेज जो होता है, लाइन वोल्टेज VL जो होता है वो √3 इंटू VP होता है, फेज वोल्टेज। यानी एक न्यूट्रल एक फेज के बीच मापा गया वोल्टेज, फेज वोल्टेज, दो फेजों के बीच मापा गया वोल्टेज क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज कहलाता है। तो लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, ऑप्शन में नहीं है, कहीं दिख रहा है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के
√3 के बराबर होता है। ये गलत बात है, यानी के बराबर होता है एक्चुअल में, तो ये सही बात है, क्योंकि बराबर मैंने बताया ना आपको कि जो VL होता है वो √3 इंटू VP होता है ना। अगर हम इसी को इसमें तोड़ लेते, किस में तोड़ लेते, VP फेज वोल्टेज जो होता है वो VL अपॉन √3 होता है ना, यानी 3 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट आंसर। एक होता है डेल्टा का सेक्शन जिसमें लाइन धारा फेज धारा के √3 गुना होती और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता, उसमें तीन आते, क्या आते, तीन आते, जिनमें R/V रहता, न्यूटन नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन आते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो इसे बेस्ट कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में 35वां क्वेश्चन है, 400 वोल्ट की लाइन आग करिए खंड पर इसे काम में लाते हैं विद्युत रोधी। इंसुलेटर्स पढ़े होंगे आपने, साइकिल इंसुलेटर आता, पिन इंसुलेटर आता है, स्ट्रेन इंसुलेटर आता है, डिस्क इंसुलेटर, डिस्क को कहते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। तो साइकिल इंसुलेटर ही होता है जो निम्न मान से उपयोग किया जाता है। बाकी पिन इंसुलेटर अधिकतम 33 kV, न्यूनतम 11 kV। जबकि डिस्क इंसुलेटर में ऐसी यानी ऐसी कई डिस्क होती हैं, ऐसी कई डिस्क आपको ये ट्रांसमिशन में, तो इसमें एक डिस्क होती लगभग 11 kV की देखने में, और जो कि पोर्सिलीन की ही बनी होती। पोर्सिलीन जानते हो ना, एज अ चीनी मिट्टी, है ना। तो साइकिल इंसुलेटर इसका राइट आंसर होगा। डायोड के उपयोग द्वारा फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग वाला परिशोधन प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक है। देखो डायोड एक्चुअल में हम अगर रेक्टिफायर को देखें तो एक होता है फुल वेव और एक होता है हाफ वेव। हाफ वेव बनाने के लिए हमें एक डायोड की आवश्यकता होती है। फुल वेव दो प्रकार के, फुल वेव सेंटर टेप बनाना है तो 2 डायोड चाहिए सिंगल फेज के लिए, और ब्रिज रेक्टिफायर बनाना तो 4 डायोड चाहिए। तो ये कह रहा पूर्ण संशोधक, तो भाई पूर्ण ही हम परिशोधन करेंगे इसका, 4 डायोड हम इसमें क्या लेंगे, संयोजन करेंगे। आप जानते होंगे कि डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है, एक युक्ति है जो ओम किरचॉफ के नियमों का पालन नहीं करती है। मोटर इनमें से मूल्यांकित, यानी रेटिंग ऐसे बोल रहा है वो, मोटर ऑफ द रेटेड, यानी मोटर की रेटिंग किस में लेते हैं, तो भाई आप जानते होंगे कि BHP या HP यानी ब्रेक हॉर्स पावर, HP यानी हॉर्स पावर, है ना। तो यानी जो हमें शाफ्ट पे आउटपुट इसकी जो नेम प्लेट पर मिलेगी वो हमें ये ही शक्ति मिलती है, BHP या HP। एक्चुअल में क्या होती है, ये मिलती है। एक जो लॉस हो गई अंदर वो FHP होती है ना। एक मोटर भी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HP हॉर्स पावर में लेते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितने हॉर्स पावर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितने किलोवाट होता है। तो आप कहोगे कि मैट्रिक प्रणाली में 735.5 किलो यानी वाट होता है, और ब्रिटिश प्रणाली में 746 वाट होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि कराने की विधि है, जैसे कि अगर हम AC वाले, क्योंकि बैटरी तो DC का सिस्टम आ गया, तो हमें वोल्टेज मिलता है, मान के चलो किसमें, AC सिस्टम में समानांतर में अच्छा खासा सब में समान मिलता है। वैसे ही अगर हम इसका उल्टा चले जाएं तो बैटरी की करंट रेटिंग अगर हमें बढ़ानी है तो इनको हमें रखना पड़ेगा समानांतर क्रम, और वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी तो श्रेणी क्रम में हमें रखना पड़ेगा। ये तो आप समझ गए। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, B सही होगा। क्या होगा, B बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें करंट रेटिंग वहाँ पे क्या करनी है, बढ़ानी है। बैटरी आप जानते होंगे कि सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं, और सेल भी 2 प्रकार के बनाए जाते हैं, प्राथमिक एंड द्वितीयक। द्वितीयक को पुनः आवेशित कर सकते हैं और प्राथमिक को पुनः आवेशित नहीं कर सकते। आते हैं 39 क्वेश्चन 39 बात। तो एक कह रहा है एक AC श्रेणी मोटर परिपथ में वोल्टेज यानी V, धारा यानी I और कोण पाई की लीड कराते हैं। लीड जानते हो, लैगिंग, सॉरी लीडिंग यानी लीडिंग कर रहा है, लैगिंग यानी पीछे यानी अग्रगामी। तो शक्ति गुणांक क्या होगा।
आप जानते होंगे कि शक्ति निकालने का फॉर्मूला सीधा सा होता है, P बराबर √3 VL इंटू IL कॉस फाई। तो कॉस फाई जानते होंगे। तो भाई पावर निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में कॉस फाई तो का मान इस पर डिपेंड करता है, किस पे, AC DC के लिए तो पावर फैक्टर का मान इकाई होता ही है। तो कॉस फाई पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा C आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोण कहाँ से निकल रहे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एक्चुअल में R/Z भी होता है, यानी निकाल R/Z भी होता है ना। KW/kVA वास्तविक शक्ति बटे आभासीय शक्ति भी होता है, तो हम ये जानते हैं। ठीक है, एक आभास कर पा रहे हैं। आते हैं 40 क्वेश्चन, जो कि 40वां। एक प्रेरण मोटर के रोटर में प्रतिरोध की प्रविष्टि। आप स्टार्टिंग के समय ही ये हम यानी एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रहती ना, वैसे हम स्क्वायरल केज आ जाए तो सिंगल केज, डबल केज, तो डबल केज में 2 लेयर हो जाती हैं, इन केज, आउटर केज। तो ऐसे ही वो प्रतिरोध बढ़ाने से जो टॉर्क होता है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है स्टार्टिंग के समय। तो बल गुण यानी क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क में वृद्धि होती है, इसलिए हम स्टार्टिंग प्रतिरोध रखते हैं, स्टार्टिंग के समय हम ये प्रतिरोध रखते हैं। इसलिए क्या है, यानी इसको हम क्या रखते हैं, इसके बिल्कुल जस्ट में यानी इसके लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इनने बताया नहीं है, मगर प्रतिरोध रोटर में क्यों लगा रहे, तो रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर आता है जो सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसलिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। तो आंसर नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन देखो एक ही जैसे दो, वहां पे मैंने जो फर्स्ट पार्ट में हल कराया था वहां 12 पोल थे, फ्रीक्वेंसी यही थी, तो आया था 500 RPM। कुछ याद रखो आप, कुछ 50 हर्ट्ज पे याद रखो। जैसे 2 पोल आते हैं तो गति होगी 50 हर्ट्ज के लिए 3000 RPM। 4 पोल आते हैं तो याद रखो 1500 RPM आ जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर क्या है, इनने हमसे क्या पूछा है, 4 ही पूछा है। जैसे और भी इसका एक्चुअल में सूत्र याद रख लो तो और अच्छा है। सूत्र होता है, सूत्र जो होता है वो होता है F बराबर N इंटू P/120। तो N कई बार N ही देता निकालना, तो N बराबर क्या हो जाएगा, 120 इंटू F/P। तो बस इससे निकाल के रखोगे तो आंसर क्या आना है, 1500 RPM। अगर रख भी दूं मैं तो क्या हो जाएगा, 4 पोल हो गए भाई, 50 हर्ट्ज हो गया, इंटू 120 रखोगे तो 3 बार यानी 30 बार ये गया, 3 5 15, लो 15 और 2 0, ये तो हो गया 1500 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट। अगला क्वेश्चन आते हैं 42 की, एक्चुअल में 42 आते हैं कि पारस्परिक प्रेरकत्व का सिद्धांत है प्रोक्त होता है। एक्चुअल में इंग्लिश में पढ़ोगे द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज यूज्ड इन, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर, सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है। एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है जो स्थिर होते हुए भी वोल्टेज के मान में परिवर्तन देती है, और एक मशीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा दक्षता वाली मशीन अगर कोई है तो वो हमारी ट्रांसफार्मर ही होती है, स्थैतिक युक्ति है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि एक घूर्णक परिवर्तित, इसे परिवर्तित कराने के लिए, एक्चुअल में हिंदी का नाम होता है घूर्णीय परिवर्ती, इंग्लिश में पढ़ो तो होता है रोटरी कन्वर्टर कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट। तो एक्चुअल में आपको इंग्लिश के शब्द भी समझ में आने चाहिए। इज अ पर्पस ऑफ कि आप इंग्लिश में अगर अच्छे हैं तो आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन घुमाने के कई कारण हो सकते हैं। तो आप कन्वर्टर जानते होंगे, AC को DC में भी बदलता है, DC को AC में बदलता है, दोनों काम करवा सकते हैं। जबकि हमारा इन्वर्टर DC को AC में बदलता है, रेक्टिफायर AC को DC में बदलता है। तो ये कन्वर्टर ही एक ऐसी घूर्णक युक्ति है, ऐसी एक एकल, DMRC में एक क्वेश्चन आ गया था, ऐसी कौन सी एकल युक्ति है
जो एसी को डीसी, डीसी को एसी में भी बदल सकती, तो वो ही होती है हमारा कन्वर्टर, बोथ ए एंड वी। आंसर हो जाएगा सी। तो आपको ये याद रखना होगा, इस पर कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्टर एक्चुअल में होता क्या है। एक एमजी सेट भी होता है, उससे भी ये वर्क करवा सकते, मगर उससे उद्देश्य जो हम रखेंगे, पर्पस जो रखेंगे, वो एसी से डीसी ही रखेंगे, क्योंकि डीसी से एसी उतने मान पे नहीं किया जा सकता है, जबकि डीसी ऐसा है कि छोटे छोटे में कर लेते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग होता है। आपको मैंने बताया था कि 20 एचपी तक, हॉर्स पावर तक हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी मैनुअली भी होता है, सेमी ऑटोमेटिकली भी होता है, और मैटिक भी होता है, यानी जिसे हम सिर्फ एक बार दबाना और ये अपने आप चलता है। तो ये सब 3 फेज इंडक्शन मोटर के ही क्या होते हैं, स्टार्टर होते हैं। DOL हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होगा, रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर हो गया। तो ये सब 3 फेज मोटरों को स्टार्ट कराने के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। अगला आते हैं कि स्ट्रियर केस लाइटिंग, यानी जीने की वायरिंग, जो यानी सीढ़ियों की वायरिंग होती है, उसमें कौन से स्विच का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि सिंगल पोल वाला होता है, मगर 2 वे स्विच होता है, जिसमें एक बार तो क्वेश्चन यूं आ गया कि कितने टर्मिनल होते हैं, तो याद रखोगे कि नॉर्मली जो हम सिंगल पोल अपने घरों में लेते हैं उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, और इंटरमीडिएट स्विच होता है उसमें 4 टर्मिनल होते हैं। तो इसका जो उद्देश्य ही होता है, वो हमारा जो उद्देश्य ही होता है, वो जीने की वायरिंग के लिए ही कराते हैं, और जीने की वायरिंग। तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर वी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर वी सही हो जाएगा। पीतल के क्यों बनाते हैं, मैंने बताया था कि भाई इनमें जंग नहीं लगती है, इसलिए पीतल के बनाते हैं। चल कुंडली वोल्ट मीटर के लिए, एक्चुअल में चल कुंडली कह रहा है, यानी MC मूविंग कॉइल। तो आपको बताया था मैंने कि मूविंग कॉइल का उपयोग सिर्फ डीसी मशीनों यानी डीसी की आपूर्ति के मापन के लिए होता है, जबकि MI का उपयोग मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मापक यंत्र होते हैं, वो AC DC दोनों को, मगर डीसी वालों की जो MCS की जो सेंसिटिविटी है बहुत अच्छी होती है, MI की बहुत कम होती है उसकी अपेक्षा। डीसी मशीन के मामले में यांत्रिक हानि मुख्यतः होती है। तो यांत्रिक हानियों में कौन, देखो एक होती है लोह हानियों में कौन कौन सी, एडी करंट लॉस आ जाता है, ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस। और यांत्रिक हानि कौन सी है, जो मशीन घूमे यानी मैकेनिकल लॉस उससे हो। तो कौन सी होती है, ये चाल पर ही होंगी ना, यानी मोटरों में होंगी। ट्रांसफार्मर क्या घर्षण लॉस होगा, ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोटर में ही होगा ऐसा। और ये यांत्रिक यानी घर्षण फ्रिक्शन लॉस होता है, तो ये चाल होने पर यानी मोटर जब स्पीड करेगी, जनरेटर स्पीड करेंगे, तो उसमें ही ये लॉस होगा, जिसे कहते हैं यांत्रिक हानियों में इन्हें क्या करा जाता है, रखा जाता है। आते हैं 48 क्वेश्चन। तो इनने हमसे पूछ लिया है कि यानी एक हमें बूलियन दे दिया है, एक्चुअल में बूलियन ये दिया है कि A+B बराबर y। तो A+B किसके लिए आता है, आपको पता होगा, ऑर गेट। ऑर गेट एक ऐसा है यानी जिसके इनपुट में एक भी उच्च मिल जाए तो ये आउटपुट क्या दे देता है, उच्च दे देता है, इसे ऑर गेट कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा, है ना। एक गेट कौन सा आ गया, ऑर गेट भी कहते हैं इसे। तो ये क्या आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा, यानी सभी उच्च होते। घरेलू संस्थापना में पंखे और लैंप संयोजित, आपको पता होगा कि समानांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, शक्ति बढ़ती है, जबकि श्रेणी क्रम में लॉसेस बढ़ते हैं, और कोई एक वायर टूट जाता है तो पूरी सप्लाई गई। जबकि समानांतर में तो हर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र चले या विशेष पर्पस के लिए ही लेते हैं, बल्कि समानांतर यानी पैरेलल ही हम कनेक्शन घर में बाइंडिंग जो होती है वो भी इसी से करते हैं, और हर एक फील्ड में
पैरेलल में ही कनेक्शन किए जाते हैं। आज इस पार्ट का सेकंड पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन से शक्ति संयंत्र को सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। ऐसा हम बताएं तो विच इज पावर जनरेशन स्टेशन नीड्स द लेस्ट अमाउंट ऑफ द फ्यूल। एक्चुअल में आपको पता होगा कि नाभिकीय पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट है जिसमें यूरेनियम, यानी यूरेनियम का एक पेपर में पूछ लिया परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो वो होता है 92। जिसे कहते हैं समस्थानिक आइसोटोप, यानी जिनके समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु भार अलग हो। तो यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, आपको पता होंगे। यूरेनियम के एक 234 होता है, एक 235 और एक 238 होता है। तो हम यूरेनियम 235 का उपयोग किस में करते हैं? 35 का उपयोग हम नाभिकीय पावर प्लांट में करते हैं। जैसे कि परमाणु जो बम होते हैं भारत के पास या फिर जापान पे गिराए गए, वो प्लूटोनियम के ही बने हुए थे। तो इसमें इतनी सी ऊर्जा खपत कर मगर बहुत कुशल कारीगर, कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है D2O, भारी जल, गुरु जल जैसे कहते हैं, उपयोग किया जाता है। तो भाइयों, हमने सेकंड पार्ट में ये 25 क्वेश्चन हल किए। तो आप हमारी SR करियर इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और भी हम नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं। अभी तो इंटरेस्टेड है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो को हम करते हैं लास्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।